Hello everyone, I hope you all are well. So today we are going to continue our chapter Measurement of National Income. In the last live class, we have discussed the first method of calculating national income, that was a gross value added method. So with the help of gross value added, how we can calculate national income, that we have discussed in the last video. Now in today's class, we are going to discuss national income with the help of income method. So how we are going to calculate national income with the help of income method, we are going to discuss in this video. So अगर हम लास्ट वीडियो का थोड़ा सा समअप करें कि हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, तो हमने वहाँ पे देखा था द समेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू GDP at market price. This was the result if you individually took out in every sector, primary, secondary and tertiary, gross value added at the market price, और उन सबको अगर आप एक साथ ऐड कर दोगे तो जो वैल्यू होगी वो GDP at market price के बराबर होगी. So summation of gross value added at market price is equal to the GDP at market price. तो ग्रॉस वैल्यू एडेड अगर आपको मालूम है तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपको पता चल जाएगा. एंड व्हेन यू हैव फाइंड आउट द जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो यहाँ से हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे जाना है. सो इफ वी सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी एट मार्केट प्राइस and if we subtract net indirect tax from the GDP at market price, we will get net domestic product at factor cost. Okay, and from here if we add net factor income from abroad in net domestic product at factor cost, we will get net national product at factor cost, and this is what the national income is. यही आपका क्या है, नेशनल इनकम है. देखिए नेशनल इनकम क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. डोमेस्टिक इनकम क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. तो नेशनल इनकम अगर आपको मालूम है निकालना है, तो अगर आपको जीडीपी पता चल जाता है तो फ्रॉम जीडीपी यू कैन ईजिली फाइंड आउट द नेशनल इनकम. ठीक, तो ऐसे यही प्रोसेस था हमारा. फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ईच सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, एंड फ्रॉम देयर वी हैव टू ऐड ऑल द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द मार्केट प्राइस, और जैसे हम उसको ऐड करेंगे वी विल गेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, and from here we can easily come to the national income. This was the method that we have discussed in the last live class. Now we are going to talk of income method, how to calculate national income with the help of income method. So income method से हम किस तरह से national income को calculate करेंगे. तो income method है क्या, बेसिकली अगर आप देखो, सो वी यूज टू प्रोवाइड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. हम क्या प्रोवाइड करते हैं, हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. इन चारों की मदद से ही आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. अब एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल, लेबर, लैंड, ये जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आप इनको इन्वॉल्व करते हो, देन यू हैव टू गिव देम सम मनी, दे नीड देयर शेयर बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. सो जो हम इनको पेमेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट. व्हाट डू वी कॉल इट, फैक्टर पेमेंट.
और फैक्टर पेमेंट क्या होता है, तो लैंड को हम देते हैं रेंट, लेबर को हम देते हैं वेजेस, कैपिटल को हम देते हैं इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप जो एक रिस्क लेने की क्षमता है, द पर्सन हु हैज अरेंज दोज थिंग्स टू डू द प्रोडक्शन, तो उनको मिलता है प्रॉफिट। तो अगर हम इन सारे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इनकी जो वैल्यू है इनको पूरा ऐड कर दें, उसके साथ एक मिक्स्ड इनकम आता है, उस पर भी हम बात करेंगे, इसके साथ इसको भी ऐड कर दें, तो जो वैल्यू होगी वह होगी हमारी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ से हम बहुत आराम से पहुँच जाएंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एंड दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो बेसिकली आप देखो जो COE है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसको शॉर्ट में बोला गया COE, ये बेसिकली है क्या, ये वेजेज है। जो रेंट है वो यहाँ पे देखिए रेंट ही है, रेंट एंड लॉयल्टी ये रेंट में आता है, इंटरेस्ट सीधा एंड प्रॉफिट, और एक चीज़ और इसमें ऐड हुई है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे मान लो कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने अपने घर में क्लिनिक खोल दिया, तो अपने घर में उन्होंने क्लिनिक खोल दिया, सर्विस वो खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लेबर का काम कौन कर रहे हैं, डॉक्टर खुद ही कर रहे हैं। लैंड की बात, उनका खुद का मकान है, तो ज़मीन उनकी खुद की है, तो उनको अपने घर के लिए तो रेंट देना नहीं है, बट अगर वो दूसरे का लेते तो रेंट देते ना, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो कुछ रेंट दे रहे हैं, उसको इम्प्यूटेड बोलते हैं। तो वो चीज़ प्लस कैपिटल, अपने घर में क्लिनिक बनाया तो सामान वगैरह लाएंगे, तो उसके लिए पैसा जो खर्च किया गया, और एंटरप्रेन्योरशिप उन्होंने खुद से बनाया, तो ही टुक द रिस्क टू डू द सर्विस। तो बेसिकली अगर हम कहें तो जो डॉक्टर्स हैं जो अपने घर पे ही क्लिनिक खोलकर जो है बैठ गए हैं, वो भी एक प्रकार से इन सारी चीज़ों को अरेंज किए हुए हैं। लेकिन सिंस हमें ये बड़ा मुश्किल होगा उन चीज़ों को सेपरेट करना, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति ओन कर रहा है, तो इसीलिए हमने उसको इन सब चीज़ों में अलग अलग डिवाइड न करके एक अलग सा नाम ही दे दिया मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, जो जैसे बार्बर हैं, उन्होंने अपने खुद की ज़मीन पे जो है नाई की दुकान खोल दी, तो वो सारी चीज़ें अरेंज किए हैं, वो सारी चीज़ें उनकी खुद की है, तो वहाँ पे इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे एक नया टर्म यूज कर दिया गया मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल का जो इनकम होगा वो मिक्स्ड इनकम होगा, और उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो बेसिकली यही 5 फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू हम इनकम जनरेट करते हैं, और इन सब का जो एडिशन है दैट विल बी इक्वल टू द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एंड विद द हेल्प ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट वी कैन ईजिली कम टू द नेशनल इनकम। अब इसी को हम एक एक करके देख लेते हैं। तो अगर हम वेजेस की बात करें, जो हमें वेजेस मिलते हैं बिकॉज ऑफ द लेबर, इसी को यहाँ पे बोला गया है COE। क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़। जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको क्या क्या कंपनसेशन, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो पहला मिलता है वेजेज एंड सैलरी इन कैश। तो उनको जो वेजेज और सैलरी मिलती है कैश में, जैसे आपकी जो पेमेंट हो 10,000, 20,000, 50,000, 40,000, 60,000, 80,000, जो भी आपकी सैलरी हो। और उसके बाद वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। तो कैश में तो एक हो गया आपकी जो सैलरी, आपको पैसे जो मिलते हैं मॉनेटरी में। दूसरा हो गया काइंड। काइंड का क्या मतलब है? जैसे आपके बच्चों को फ्री में एजुकेशन, फ्री मेडिकल सर्विसेज, आपको चलने के लिए कार, है ना, ये आता है आपका काइंड में। तो कंपनियां जैसे आपको कार प्रोवाइड कर दी कि आपको कहीं जाना है, घूमना है, टहलना है, तो पर्सनल आपको कार दे दी गई। एक ऐसी कार जैसे मान लीजिए आपको घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, केवल इन चीज़ों के लिए, मतलब आप अपने पर्सनल काम के लिए उस कार से कहीं नहीं जा सकते, तो वो इसमें नहीं इंक्लूड होगा। मतलब अगर आपको कंपनी आपके अपने, जिसमें आपका अपना खुद का डिस्क्रिप्शन हो, आपको किसी की शादी में जाना है, ऐसे घूमने जाना है, अगर उस पर्पज़ से, मतलब आपको एक पर्सनल कार दे दिया गया कि आप अपने हिसाब से उसको यूज करिए, जहाँ पे आप अपना डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं, तो वो काइंड में आएगा। अगर कार आपको मिली है केवल घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के लिए, उसके बाद कार का आप यूज़ नहीं कर सकते, तो वो काइंड में नहीं माना जाता। तो काइंड में आपका हो गया फ्री मेडिकल सर्विसेज, रेंट फ्री आपको अगर घर दे दिया जाए कि जिसको आपको पैसे नहीं देना है,
In addition of your salary, you will be provided a rent-free home, car, education for your children, free education for your children, free medical treatment. तो ये आता है आपका काइंड में। उसके बाद एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसे जो भी उनकी एम्प्लॉय है उनको LIC, उनकी अपनी खुद की बीमा है ना। उसके बाद उनको PF प्रोविडेंट फंड उनके फ्यूचर्स के लिए है ना। तो ये जो स्कीम है ये आता है आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जिसमें आप उनके सिक्योर करते हो। तो ये तीनों हो गए आपके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जिसको शॉर्ट में COE बोलते हैं, और ये बेसिकली यही है, ठीक है। तो ये वेजेस का एलेबरेटेड फॉर्म ये है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें, फिर दूसरा हम रेंट की बात करते हैं। तो रेंट में रेंट एंड रॉयल्टी का मतलब है जैसे आपके पास कोई मिनरल्स, आप कोल आपके पास कोल का खदान है, आप उसको ओन करते हो, यू आर द ओनर, और आपने कंट्रैक्ट बेसिस पे 5 साल 4 साल 2 साल के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया कि आप 2 साल में यहाँ से कोल निकाल सकते हैं, उससे पैसे ले लिए। तो जब आप लीज पे कोई चीज़ देते हो तो वही होता है आपका रॉयल्टी। तो रेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्चुअल रेंट, एक होता है इम्प्यूटेड रेंट। जैसे मान लें कि आप अपने खुद के घर में रह रहे हो, तो आप उसके लिए कोई पेमेंट तो करोगे नहीं क्योंकि आपका खुद का घर है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे के मकान में रह रहे हो तो यू हैव टू पे द रेंट। तो बेसिकली हम यहाँ पे दोनों चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल रेंट तो ये हो गया कि आप किसी दूसरे के मकान में रह रहे हो एंड नाउ यू आर पेइंग फॉर इट। दूसरा, जब आप अपने घर में रह रहे हो तो यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग। बट अगर आप वही चीज़ें, वही मकान दूसरे से लेते तो आप पे करते। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस समय मार्केट में जो प्राइसेस चल रही है, मान लीजिए कि आपका मकान है तो आपने 3-4 कमरे जो है वो यूज कर रहे हैं, तो अगर 4 कमरे आप मार्केट में रेंट पे लेते तो आपकी क्या प्राइसेस होती, कितना आपको पे करना पड़ता। तो उसको कैलकुलेट करके हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। तो एक तो एक्चुअल रेंट को तो हम कैलकुलेट करते ही हैं, प्लस अगर आप अपने खुद के घर में रह रहे हैं तो उसको भी हम उस समय के मार्केट के प्राइस से, कि मार्केट प्राइस पे अगर ये रेंट पे लेना हो इस मकान को तो कितना होगा, तो वो जो कीमत होगी, जो वैल्यू होगी, उसको भी हम ऐड करते हैं नेशनल इनकम में। उसके साथ साथ इंटरेस्ट, जो आप पैसे लिए हैं उसके लिए इंटरेस्ट जो दे रहे हैं। इंटरेस्ट पे अगर आप कंजप्शन के लिए इंटरेस्ट लिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई गाड़ी खरीद ली इंटरेस्ट पे, तो वो आपका यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा। कंजप्शन के पर्पज़ से अगर बैंक ने लोन लिया है या कोई व्यक्ति ने लोन लिया है तो वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होता। फिर है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में यहाँ पे तीन तरह की प्रॉफिट आ गए। एक हो गया आपका कॉर्पोरेट टैक्स, एक हो गया डिविडेंड, और एक हो गया आपका रिटेन्ड अर्निंग्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब ये है कि जो आपको पूरा प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में आपको कुछ न कुछ गवर्नमेंट को शेयर करना पड़ता है। गवर्नमेंट 10% 15% जो भी टैक्स लगाएगी, तो उस हिसाब से आपको उनको उतना दे। मान लीजिए आपकी 100 करोड़ इनकम है, तो 100 करोड़ मान लीजिए 10% अगर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है तो यू हैव टू गिव 10 करोड़ रुपीज़ टू द गवर्नमेंट, और उसके बाद 90 करोड़ आप अपने पास रखेंगे। डिविडेंड क्या होता है? जो प्रॉफिट होती है उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उन शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाता है उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। और रिटेन्ड अर्निंग क्या है? तो रिटेन्ड अर्निंग ये है कि जैसे प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आप रख लेते हो कि आपको कंपनी को फर्दर एक्सपैंड करना है, या फिर अनएक्सपेक्टेड कुछ खर्चे अगर आ जाए, कुछ एक्सपेंडिचर ऐसा आ जाए जो अनएक्सपेक्टेड हो, तो उस चीज़ के लिए अगर आप कुछ प्रॉफिट का हिस्सा सेव कर देते हो तो उसे हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। तो बेसिकली जो आपका प्रॉफिट होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है: कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। इन तीनों पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। इस तरह से हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। और फिर लास्ट में है मिक्स्ड इनकम। जैसे हमने डॉक्टर का एग्जांपल दिया था कि अगर डॉक्टर है, डॉक्टर अपने घर में क्लिनिक खोल के सर्विसेज दे रहे हैं, तो बेसिकली वो केवल लेबर का काम नहीं कर रहे हैं। ही इज़ आल्सो प्रोवाइडिंग लैंड, ही इज़ आल्सो प्रोवाइडिंग कैपिटल, ही इज़ आल्सो प्रोवाइडिंग एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, एंड लेबर। तो सारे फैक्टर ऑफ इनकम, 2 या 2 से अधिक फैक्टर ऑफ इनकम्स ये खुद ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनका जो इनकम होगा वो मिक्स्ड होगा। तो या तो हम उसको सेपरेट करें, सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो दैट इज़ वाई वी हैव क्रिएटेड अ नेक्स्ट टर्म दैट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जो खुद से प्रोडक्शन कर रहे हैं, और वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल खुद से अरेंज कर रहे हैं, है ना, उनका खुद का है जिसमें उनको पे नहीं करना हो रहा है, तो उसे हम मिक्स्ड
इनकम की कैटेगरी में रखेंगे एंड दिस विल आल्सो बी कैलकुलेटेड इन द नेशनल इनकम। सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ये बराबर है, ये इक्वल है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। तो अगर हम इन सब को ऐड कर दें तो ये पूरा इक्वल होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और जब हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मालूम है तो यहाँ से हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट तक बहुत ही आराम से पहुँच जाएंगे। तो अगर हम सिंपली इसको समझें तो नेशनल इनकम क्या है? इनकम्स रिसीव्ड बाय ऑल द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज ड्यूरिंग अ ईयर आर एडेड अप टू ऑब्टेन अ नेशनल इनकम। तो जो एक कंट्री के रेसिडेंट हैं उन सारे रेसिडेंट के द्वारा जो प्रोडक्टिव सर्विसेज की जाती हैं, जो प्रोडक्शन में सर्विसेज दी जाती है, उसके बदले में उन्हें जो इनकम मिलता है उन सबको आप एक साल में ऐड कर लो कि एक साल में इन्होंने कितना सर्विसेज प्रोड्यूस किया, उसकी क्या वैल्यू है, और वही एडिशन जो है वो क्या होता है आपका नेशनल इनकम होता है। तो यहाँ पे अगर हम इन सब चीज़ों की मॉनेटरी वैल्यू को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और फिर हम इसको यहाँ से ले जाएंगे कैसे, देखिए अगर आपको मालूम हो गया कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या है तो आपको जाना क्या है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे एनफिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, और जैसे हम इसमें ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड दिस इज द नेशनल इनकम। और यही क्या है आपका नेशनल इनकम है। सो दिस इज ऑल, ये पूरा था आपका कि इनकम मेथड से हम कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल सा है कि नेशनल इनकम को हमें इनकम मेथड से करना है तो हमें ये देखना होगा कि हमारे जो पर्टिकुलर कंट्री में जितने भी रेसिडेंट्स हैं, जितने भी रेसिडेंट नॉर्मल रेसिडेंट लोग हैं, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कर रहे हैं पूरे एक साल में जितना वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितना वो सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस पे उनको कितना इनकम हुआ, तो उनका जो फैक्टर ऑफ इनकम है उसी को पूरा समअप कर दो तो हमें मिलेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और फिर यहाँ से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड इसको ऐड कर देंगे वी विल कम टू द नेशनल इनकम और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो आई होप कि आपको ये पूरा मेथड समझ में आ गया होगा। और पहला वाला जो था ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस से हमने कैसे निकाला था नेशनल इनकम को, और ये था इनकम मेथड से कैसे हम कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम को। नाउ व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग इट, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। तो प्रिकॉशंस के रूप में पहला हमें ये ध्यान में रखना है कि हम ट्रांसफ़र इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे। ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है, जैसे चैरिटी, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, है ना, डायरेक्ट बेनिफिट्स, सब्सिडीज, ये सब आपके ट्रांसफ़र इनकम में आते हैं। तो ट्रांसफ़र इनकम को आप कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें आपने कोई प्रोडक्शन किया ही नहीं। तो जैसे आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो उसके लिए आपने कुछ मेहनत नहीं की, गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स मिला उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। तो इस तरह का जो इनकम होता है ट्रांसफ़र इनकम, उसमें आपने कोई प्रोडक्शन नहीं किया, दैट इज़ वाई वी विल नॉट कैलकुलेट इन नेशनल इनकम। तो जब तक आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे तब तक आप उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। प्रोडक्शन के बाद जो आपकी इनकम होती है वही आप नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं। तो ट्रांसफ़र इनकम को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। दूसरा हमें ये ध्यान में रखना है कि कोई सेकेंड हैंड चीज़ अगर आप बेच रहे हो, जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी, कार खरीदा और उसे सेकेंड हैंड बेच रहे हो, तो उससे जो आपको इनकम हो रही है वो भी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि जब वो कार पहली बार बना के बेची गई तो उस समय प्रोडक्शन हुआ था, उस समय उसकी इनकम कैलकुलेट हो गई। अब अगर दोबारा उसको रीसेल आप कर रहे हो
सेकेंड हैंड कार, तो उस केस में अगर हम फिर से काउंट कर लेंगे तो रीकाउंटिंग हो जाएगी, मतलब डबल काउंटिंग। तो अवॉइड करने के लिए कि डबल काउंटिंग ना हो, हम रीसेल वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में। तो नेशनल इनकम में हम रीसेल वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करते। तो इनकम फ्रॉम सेकेंड हैंड वैल्यू, सॉरी, सेल ऑफ इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। तो सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने पे जो आपको इनकम होता है उसको हम इंक्लूड नहीं करते। हाँ, लेकिन जैसे आपकी कार बिक नहीं रही थी, आपने किसी ब्रोकर की मदद से अपनी कार को सेल किया, तो उस ब्रोकर को आपने कुछ चार्ज किया, उस ब्रोकर को जब चार्ज दिया और जिसने खरीदा उसने भी कुछ चार्ज दिया, तो यहाँ पे ब्रोकर एक सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है कि जो सेलर है और जो बायर है उन दोनों को मीट करा रहा है। तो यहाँ पे सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है। तो अगर आपने इसमें कुछ कमीशन, कुछ ब्रोकेज दिया, ब्रोकेज का मतलब ही कमीशन ही होता है, तो उस चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे। मतलब अगर आपने कोई सेकेंड हैंड चीज़ बेची और वो मीडिएटर के थ्रू आपने बेचा, ब्रोकर के थ्रू आपने बेचा और उसको आपने कुछ कमीशन दिया, तो वो कमीशन हम ऐड करेंगे क्योंकि वहाँ पे वो सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो चीज़ें इंक्लूड होंगी, लेकिन जो प्राइस होगी गुड्स की वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। कमीशन को हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है। फिर तीसरा, अगर आप शेयर मार्केट से डिवेंचर, है ना, अपने शेयर को बेच रहे हो, बॉन्ड्स को बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो बॉन्ड्स एंड डिवेंचर को अगर आप खरीद बेच रहे हो तो उसमें भी आप कोई सर्विस प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। तो इसलिए फाइनेंशियल मार्केट में अगर आप पैसे लगा रहे हो, निकाल रहे हो, तो वो जो है वो भी हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो शेयर को खरीदना बेचना, इसमें कोई भी सर्विसेज इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन अगर आपने किसी मीडिएटर के थ्रू आपने शेयर को खरीदा और बेचा, उसमें आपने उसको कमीशन दिया, तो यहाँ पे ये जो ब्रोकर है इसने कुछ सर्विस प्रोड्यूस किया, तो उसका जो कमीशन होगा, उसका जो ब्रोकेज होगा, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। बेसिकली जहाँ पे आप कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बदले में जो आपको इनकम हो रही है वो हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे हम इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स लाइक बॉन्ड्स या डिबेंचर, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई कमीशन आप दे रहे हैं, किसी मीडिएटर के थ्रू आपने सेल किया है, तो दैट कमीशन विल बी इंक्लूडेड। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स का क्या मतलब है? जैसे आपकी लॉटरी लग गई, तो लॉटरी में आपने कुछ किया थोड़ी, कोई सर्विस थोड़ी, कोई गुड्स थोड़ी प्रोड्यूस किया, तो ये भी एक प्रकार का ट्रांसफ़र इनकम ही समझो। आपने गैम्बलिंग की, रेस हॉर्स पे जो पैसे लगाए, तो ये सब जो होता है ये विंडफॉल में आता है और ये भी आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। अब अगर आपने सर्विसेज, एक और है पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग। अगर आपने कुछ पेमेंट किए हैं, जैसे गिफ्ट के लिए, गिफ्ट पे टैक्स दिया आपने, है ना, कुछ ऐसा पेमेंट जो आप अपने पुरानी सेविंग को से निकाल के अगर आप पेमेंट करते हो, तो वो भी आपका इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम में, क्योंकि आपने सेविंग रखी थी, जो पैसे रखे थे उसी से आपने पेमेंट किया। तो जब आपने कुछ वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं किया, तो उस केस में आपको जो है अगर आप टैक्सेस दे रहे हो तो उस केस में वो भी आपका नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं हो। तो सिंपल से अगर हम समझे, तो जहाँ पे आप प्रोडक्शन करते हो उसके बदले में आपको इनकम जो मिल रही है, दैट ऑल इनकम विल बी इंक्लूडेड एंड कैलकुलेटेड। और ऐसे इनकम जो ट्रांसफ़र इनकम टाइप के हैं, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड। सो दिस इज़ ऑल। हमने यहाँ पे ये आपको बताया कि हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। सो आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। ये एक की पॉइंट है, बेसिक यही है। ये अगर आपको क्लियर है तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ।
और यहीं से समझ में आएगा कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को, और ये प्रिकॉशन को आपको ध्यान में रखना है। सो दैट इज़ ऑल। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।